नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आप सबकी डिमांड के ऊपर हम एक नया बैच लेकर आए हैं और ये बैच है आरपीएफ भर्ती से संबंधित है और इसमें एसआई की भर्ती और कांस्टेबल की भर्ती दोनों भर्तियां आ चुकी है। और जिन विद्यार्थियों ने आरपीएफ का फॉर्म भरा है वो सभी विद्यार्थी अगर चाहें तो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, अगर वो अजमेर में रहकर, तो हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सेपरेट बैच चालू कर दिया गया है। आरपीएफ एसआई भर्ती का और आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का बैच चालू कर दिया है और स्पष्ट आपको नजर भी आ रहा है थंबनेल में। और इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसका सिलेबस क्या रहेगा, प्रॉपर जो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बता देते हैं, इसका जो एसआई वाली जो पोस्टें हैं विद्यार्थियों, एसआई वाली पोस्ट कितनी है, वो 452 है। कितनी है? 452 है। और जो कांस्टेबल वाली पोस्टें हैं वो 4208 है। तो इन पर हमने एक पहले वीडियो भी बनाया था, उस पर आपको समझाया था कि कब कब इसकी लास्ट डेट है, कब इसके फॉर्म भरने चालू हुए थे और कब तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसका सिलेबस और इस भर्ती में होता क्या है, क्या प्रक्रिया रहती है, उस पर आप डिटेल से समझाओ। तो अब हमने कोशिश की है इस वीडियो के मार्फत आपको सभी जो भी पॉइंट्स है उनको क्लियर करने की। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसी पीडीएफ को भेज दूंगा। हमारा जो वेदांत क्लास अजमेर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं डाल दूंगा आपको। साथ ही में अगर और भी कोई संशय रह जाता है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर मैं आपको दे दूंगा, हालांकि डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, उस पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी जो भी समस्या है उसका निस्तारण करेंगे। और जो ऑफलाइन बैच चालू किया है वो आपकी एग्जाम होने से पहले, मतलब 15 से 20 दिन पहले आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। आपका बैच कंप्लीट कराया जाएगा। सभी जो भी सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं उनके जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो सारी फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर वास्तव में तैयारी कर रहे हैं और वास्तव में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वेदांत क्लास अजमेर के साथ आप जुड़िए। आपको अवश्य सफलता मिलेगी विद्यार्थियों। हम और आप सब मिलकर मेहनत करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप सबको पता है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार सूचना है ये रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स बोलते हैं विद्यार्थियों, इसका नोटिफिकेशन है। और ये भी किससे रिलेटेड है? एसआई से। एसआई को विद्यार्थियों इंग्लिश में पूरा नाम होता है सब इंस्पेक्टर और हिंदी में बोलते हैं इसे उप निरीक्षक। और जो सिलेबस है ये हम हिंदी में ही आपको प्रोवाइड करा देंगे, हालांकि इंग्लिश में भी आ रहा है, दोनों इसमें लैंग्वेज में है ये। तो अगर इस कांस्टेबल वाले भर्ती की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं एसआई भर्ती को। तो एसआई भर्ती देखो इसमें लिखा हुआ है कि कुल रिक्तियां सभी जो पद है उनकी संख्या कितनी है? 452 है विद्यार्थियों। और इसकी जो एज है या लेवल जो है वो लेवल 6 की भर्ती है। और पोस्ट का नाम क्या है? उप निरीक्षक है विद्यार्थियों। इसका जो प्रारंभिक वेतन मिलेगा वो 35,400 है। और बाद में विद्यार्थी इसका जो पेमेंट होता है वो लाखों में जाता है। 2 साल के बाद में आप देखना लाखों लाखों में आप पेमेंट उठाओगे। और उसके अलावा वर्दी का रुतबा ही अलग होता है, 2 स्टार इधर लगते हैं, 2 स्टार इधर लगते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है। तो आपकी अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है और आपने फॉर्म भर दिया है, देखिए इसकी तैयारी वही विद्यार्थी करें कि आने वाले समय में एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वह जैसे आरपीएफ में जाने की, या फिर कोई रेलवे की अन्य भर्तियों की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ। साथ ही में वो विद्यार्थी भी जुड़ सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया, उनको तो जुड़ना है ये मान के चलें। ठीक है। तो भर्ती कितनी है? 452 है, ध्यान रखना। इसके लिए कुछ कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 3 वर्ष छूट दी गई है विद्यार्थी। ये महत्वपूर्ण निर्देश है। तो ये तो आपने जब फॉर्म भरा था उस समय देख लिया होगा। हालांकि इसमें जो सामान्य एज बताई गई है वो 20 वर्ष न्यूनतम से लेकर 28 वर्ष तक, लेकिन इसमें 3 साल की छूट भी दी गई है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन कोटा था, चाहे SC ST का हो, चाहे OBC EWS विधवा जो महिलाएं होती हैं या तलाकशुदा जो महिलाएं होती हैं, उनको किस प्रकार का जो कोटा दे रखा था उसके बारे में आगे मैं बता दूंगा किस किस का कितना कोटा है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डायरेक्शन थे, ये आप उसमें पढ़ लेना, इसमें पढ़ना कोई जरूरी नहीं है विद्यार्थी इसको। ठीक है। अलग से मैं इसकी कुछ प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। इसमें एक बिंदु इसका ध्यान रखना है आपको, जो भी विद्यार्थी इसका फॉर्म भरेंगे निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा उनको उपलब्ध होगी। तो जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, चाहे आप इसका जो एग्जाम देने जाओगे, पहली बात तो इसका एग्जाम होगा विद्यार्थियों CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। और फिर उसके बाद में आपका फिजिकल होगा।
फिजिकल में दोनों चीज़ होती है, जैसे आपकी हाइट वगैरह है, इसके अलावा रनिंग वगैरह, क्या क्या फिजिकल के इवेंट्स है, पुरुषों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, क्या भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें कुछ छूट दे रखी है, या जो रिजर्वेशन कोटे में जो लोग आते हैं उनको क्या छूट दे रखी है फिजिकल में, उन सब के ऊपर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो निःशुल्क यात्रा रहेगी इसमें, इसका ध्यान रखना। आप जब भी आपका कोलेटर आएगा तो उसमें निःशुल्क वाला ऑप्शंस रहेगा। और अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी लेनी है तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये कार्यालय के नंबर दिए गए हैं 9592001118 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यदि उम्मीदवार किसी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए जो आरआरबी है वो जिम्मेदार नहीं होगी विद्यार्थियों, इसने स्पष्ट लिख दिया है। इसके अलावा जो रिक्तियां हैं इनसे संबंधित आपको अभी जानकारी नहीं लेनी है। मेडिकल फिटनेस जब आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे उसके बाद में की बात है, पहले तो सबसे पहले रिटर्न क्लियर करें, हमें इस पर अलग से और चर्चा कर लेंगे, अभी यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करें अगर इसकी हम तो इसमें उम्र देखो कब तक होनी चाहिए, 20 साल से लेकर 28 वर्ष तक की उम्र कब तक हो जानी चाहिए, तो 1 जुलाई 2024 तक ये आपकी आयु होनी चाहिए। ऐसे कई उम्मीदवार जो आयु सीमा पार कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती में भाग लेने का अवसर से चूक गए थे, उनको राहत देने के लिए एसआई भर्ती यानी कि उपनिरीक्षक पद हेतु आयु सीमा में निर्धारित ऊपरी सीमा से 3 वर्ष एक बार छूट देने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अगर आपको छूट लेनी है तो इसमें 28 + 3 कर लें आप, यानी कि 31 साल तक आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशन कोटा है वो तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, उसमें डोंट वरी। ठीक है, इसके अलावा देखो नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणी समुदाय के लिए ऊपरी आयु सीमा यानी कि जो अधिकतम एज है ना 28, इस ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन लागू होगी। यदि आपके पास इन कैटेगरीज का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको आयु में और छूट दी जाएगी। जैसे अगर हम बात करें एससी और एसटी जो उम्मीदवार है उनको 5 वर्ष की छूट, कितनी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो गैर क्रिमिलेयर वाले जो लोग हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात कम से कम 6 माह की सेवा की हो, वो अनारक्षित व ईडब्ल्यूएस में 3 वर्ष की छूट है विद्यार्थियों, और इसमें 6 वर्ष की है। और अगर वो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का तो 8 वर्ष की उसको छूट रहेगी। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली लेकिन दोबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार है वो विद्यार्थियों अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस है उनको 2 वर्ष है। और अगर वो गैर क्रिमिनल ओबीसी है तो उसको 5 वर्ष है, और एससी एसटी के है तो उसे 7 वर्ष और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ठीक है, इन सबको आप बड़ा डिटेल से पढ़ना। अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो अनारक्षित वाले और ईडब्ल्यूएस वालों को 5 वर्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 8 है, और अनुसूचित जाति और जनजाति वालों को कितना है 10 वर्ष की छूट है विद्यार्थियों। तो ये तो हो गया एज में कितना रिलैक्सन दे रखा है विद्यार्थियों, इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे और देखते हैं और कौन कौन से उम्मीदवारों की जन्म तिथि के दी गई तिथियों के बीच में होनी चाहिए। दोनों तिथियों की बात करें तो 20 से लेकर 28 की एज होनी चाहिए, यानी कि 2/7/1996 से लेकर और कम तक होना चाहिए 1/7/2024 तक। हालांकि जो गैर क्रिमिनल वाले हैं, अनुसूचित जनजाति वाले हैं, ये 91 वाले या 93 वाले ये इसमें भर सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पहलू पर आयु में छूट के लिए पात्र है तो उसे उन छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वह पात्र संचय नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, अगर माना कि उसको 2 जगह छूट दी जा रही है, एक जगह 3 साल की छूट दी जा रही है, एक जगह 5 साल की छूट दी जा रही है, तो वह उस छूट का फायदा ले सकता है एज में जिसमें अधिकतम एज का प्रावधान था, मतलब 5 का वो फायदा ले सकता है। इस बात को लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देने वाली बात और बता रखी इसमें, तो उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज की गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो उसके 10वीं या फिर एसएसएलसी या 10वीं अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज की, यानी 10वीं की मार्कशीट में आपकी जो जन्म तिथि है वही होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्म तिथि में कोई भी अंतर होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, मतलब आपने जो फॉर्म भरा है उसको रद्द कर दी जाएगी। अगर आपने 10वीं की मार्कशीट और अन्य जन्म तिथि लिख दी, दोनों में अगर विरोधाभास वाला लिख दिया विद्यार्थियों, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, देखिए मैं सारी चर्चा कर रहा हूँ एसआई भर्ती के बारे में, जो आरपीएफ की एसआई भर्ती उसके बारे में। अब इसमें कांस्टेबल और आरपीएफ की लगभग सेम है,
लेकिन थोड़ा सा जो परिवर्तन होगा उसको मैं आगे समझा दूंगा आपको बड़ा डिटेल से। देखिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। कृपया पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए अनुलग्न ए देखें। जैसे ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवार के पास अंतिम तिथि कितनी होगी, 14 मई, और 14 मई निकल चुकी है। विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को सबमिट नहीं किया तो आप इस बार एग्जाम नहीं दे सकते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अपनी अंतिम परीक्षा प्रमाण की प्रतीक्षा करने वालों के आवेदन नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों। इसके अलावा परीक्षा शुल्क की बात करें कि परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, तो आपने ये फॉर्म भरी दिया, 500 रुपये हैं विद्यार्थियों, और अगर जिनको छूट दे रखी है उनके लिए 250 रुपये हैं। ठीक है, इसके अलावा नोट डाल के कुछ लिखा हुआ, जहाँ नोट हो, इंपोर्टेंट हो, उन बातों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लगभग 30-40 पेज का नोटिफिकेशन है दोनों का, 80 पेज हो जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें से जो मेन हमारे जो काम के हैं उनको हम पढ़ लेंगे, और बाकी अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हमारी ये PDF मिल जाएगी, उस पर पढ़ लेना। बाकी जो जानकारी है जो आपकी इसमें समझ में नहीं आएगी उसको मैं यहाँ साझा कर देता हूँ। ठीक है, नोट, केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी। शुल्क के भुगतान का जो माध्यम है विद्यार्थियों वो क्या होगा, ये सारा इंटरनेट, डेबिट कार्ड वगैरह इनके जरिए मिल सकता है। अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्रावधान कर रखा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा के लिए एक हलफनामा यानी परीक्षा शुल्क की छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा अनुलग्न 4 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। आगे एक फॉर्मेट दे रखा है, उसके अनुसार आपको पेश करना होगा। ठीक है, ये जिनको छूट लेनी है उनके लिए है। अगर बात करें आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग है EWS, उनके वार्षिक परिवार आय जो है वो 50,000 रुपए से कम होनी चाहिए विद्यार्थियों। तो ये सब EWS से संबंधित है। ठीक है, और ये जो अगला पॉइंट है वो परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित है, इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल आरक्षण, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी बातें नॉर्मल है। आगे जो हमारे मेन जो परीक्षा की काम की बातें हैं उसको हम देखेंगे, ये सब EWS से संबंधित ही प्रावधान है। इसके अलावा जो क्षैतिज हॉरिजेंटल है, इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना किसी भी समुदाय के भूतपूर्व सैनिकों को 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसके अंतर्गत। तो ये आरक्षण की बात कर रहा है, ये भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित प्रावधान है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये हो गया, ये हो गया, ये सब भूतपूर्व सैनिकों से रिलेटेड है। अगर बात करें सेवारत कर्मचारी, माना कि वर्तमान में आप किसी अन्य डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है जो कि आपका डिपार्टमेंट जारी करना है, वो भी आपको लगाना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब बात करें हम भर्ती प्रक्रिया की, कि भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। तो उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है आपको। इससे अधिक आवेदन, एक से अधिक आवेदन अगर आप करते हैं तो आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने एक फॉर्म भरा जब तो कोई दिक्कत नहीं है, और सभी त्रुटि रहित अगर उसको भरा है तो, लेकिन आपने त्रुटि ये रख दी उसमें किसी न प्रकार की, जैसे आपने जन्म तिथि में कुछ गड़बड़ कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स में अलग है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होगी। पहली बात तो लिखित में टेस्ट होगा, लेकिन वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, उसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है पूरा, और साथ ही में जो फिजिकल शारीरिक मापन होता है पूरा, और शारीरिक दक्षता परीक्षा, दोनों परीक्षा होती है, यानी कि आपका कितनी हाइट है, कितना चेस्ट है, ये सब नापा जाता है। और आप फिर जो रनिंग वगैरह, ऊंची कूद, लंबी कूद, जो भी कूदते हैं आप, वो आपका किस में आ जाता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में आ जाता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा विद्यार्थियों, यानी कि DV होगा। उस DV में क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये 2 चरण हो गए विद्यार्थियों। उसके बाद में परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी RRB अपनी वेबसाइट और SMS और ईमेल के माध्यम से जो भी उम्मीदवार होंगे उनको सूचित कर देगा। यानी कि आपने जो भी ईमेल ID लिखी उस पर मेल आ जाएगा, साथ ही में जो भी मोबाइल नंबर लिखे हैं उस पर आपके पास SMS आ जाएगा। और समय समय पर आप इसकी जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहना, और हम तो आपको समय समय पर चेक कर कर भी बता देंगे भाई अभी क्या चल रहा है, कब इसकी एग्जाम होगी, कब इसका फिजिकल होगा, कितने बच्चों ने क्लियर किया है, कितनी मेरिट जाएगी, उन सब बिंदुओं के ऊपर तो हम अलग से चर्चा कर लेंगे, है ना। किसी भी चरण के स्थगन या स्थान, तिथि या शिफ्ट के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक इस बिंदु का भी ध्यान रखना आप थोड़ा सा, क्योंकि कई विद्यार्थी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब बात करें जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी विद्यार्थियों, पहला, क्योंकि सबसे पहला चरण अपना यही है,
और हम इसी पे ही मुख्य रूप से मतलब अभी फोकस कर रहे हैं। देखिए, अजमेर में वेदांत क्लासेज जो है, ये ना केवल आपका रिटन एग्जाम क्लियर कराने की लिए आपको वादा कर रहा है, बल्कि आपका फिजिकल भी क्लियर करा देगा, क्योंकि हमारी फिजिकल एकेडमी भी है। दोनों एकेडमी चलाते हैं हम। विद्यार्थियों, अगर आपको रिटन एग्जाम पास करना है, सीबीटी टेस्ट देना है, की तैयारी करनी है, तो भी हम करवा देंगे। आपको फिजिकली करना है, वो भी करवा देंगे। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई जानकारी लेनी, वो भी आपको दे देंगे हम। और जिन एग्जाम में इंटरव्यू वगैरह होता है, तो हम इंटरव्यू वगैरह भी करवाते हैं। तो सब करवाते हैं हम। आप तो एक बार हमारे साथ जुड़िए विद्यार्थी, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम होगा विद्यार्थी, वो कैसा होगा? सीबीटी पैटर्न पर आधारित एग्जाम है। और अब बात आती, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, तो सर इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 120 प्रश्न के लिए हमें समय कितना मिलेगा? आपको विद्यार्थियों मात्र 90 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा ही मिलेगा। 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। अब 120 क्वेश्चन करने हैं, तो विद्यार्थी देखिए, पहला इसमें एक क्या दे रखा है? कुल अवधि 90 मिनट है और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 120 है। उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो ये पेपर कितने अंकों का होगा? 120 अंकों का होगा। और प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं की जाएगी। जैसे माना कि 120 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, सभी क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, तो क्या आपके नंबर कटेंगे? नहीं, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया, तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा क्या इतना बड़ा एग्जाम, पूरे भारत के लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, तो फिर क्या एक ही दिन में आयोजित होगा? नहीं, ये अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग डे क्या होगा विद्यार्थियों, इसका पेपर आएगा, तो अलग अलग शिफ्ट में होगा ये, है ना। तो कई शिफ्ट में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यकरण किया जाएगा। और पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत की बात करें हम विद्यार्थियों, तो ईडब्ल्यूएस वाले हैं या ओबीसी वाले हैं, नॉन क्रिमिनल लेयर वाले जो है, उनको 35% नंबर लाना जरूरी है। और एससी एसटी वालों को कितना लाना जरूरी है? 30% लाना जरूरी है, ध्यान। इसके अलावा बात करें सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। मतलब सीबीटी भर्ती में इस टेस्ट में जितने भी लोग शामिल होंगे, उनकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और उसके 10 गुना लोगों को ही फिजिकल में बुलाया जाएगा। आगे लिखा होगा यहाँ पे कहीं न कहीं, सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम पर्सन बहुविकल्पी होंगे। हाँ, मतलब इसमें जो पेपर होगा वो कैसा होगा? तो आपको 4 विकल्प मिलेंगे विद्यार्थियों, यानी कि बहुविकल्प होंगे, बहुत सारे विकल्प आपको मिलेंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना। देखो, संभावना बताई गई है। तो इसमें मैं मोटा मोटा अगर आपको बताऊं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसका सिलेबस विद्यार्थियों रहेगा, एक तो मैथ्स आएगी, एक रीजनिंग आएगी, और एक जीके आएगी। अब जीके का कोई अंत नहीं है, जीके अनंत है। 35 नंबर की तो इसमें मैथ आएगी, और 35 नंबर की रीजनिंग आएगी। और इसके अलावा जो 30 नंबर बच जाते हैं, बचे ना, 50 नंबर बच गए बेटे, हैं 50 बच गए, क्योंकि 35 35 70 हो गए, और 120 में यानी कि 50 और बच गए। 50 की आएगी जीके। और जीके में स्टैटिक जीके आएगी पूरी। क्या आएगी? स्टैटिक जीके। तो यहाँ पर जो आपकी मुख्य रूप से क्लासेस चलेगी, एक तो मैथ्स की चलेगी, एक रीजनिंग की चलेगी, और एक स्टैटिक जीके की। और अगर इसमें एक एक और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कहेंगे, तो एक और क्लास लगा देंगे उसमें करंट की। तो 4 क्लास में आपका सिलेबस शानदार तरीके से करवा देंगे। बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे विद्यार्थी, ठीक है। अगर हम बात करें अंक गणित, 35 अंकों की होगी। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 अंकों की होगी। और जो सामान्य जागरूकता है वो कितने नंबर की होगी? 50 नंबर की होगी। अब इसमें क्या क्या आएगा? इसमें देखो, इसमें अगर बात करें हम जीके की, तो इसमें भारतीय इतिहास भी है, कला संस्कृति भी है, भूगोल वाला पार्ट भी है, अर्थशास्त्र है, सामान्य राजनीति से रिलेटेड आएगा, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित पर्सन इसमें शामिल होंगे विद्यार्थी, ठीक है। तो यानी कि सामान्य विज्ञान का भी इसमें रोल रहेगा। अगर हम बात करें शारीरिक दक्षता की, यानी कि पीईटी और शारीरिक माप यानी कि पीएमटी, इसमें क्या रहेगा? ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी टेस्ट से अगर आप पास हो जाते हो, तो उसके बाद में सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरुष और महिलाओं को और भूतपूर्व सैनिकों को प्रत्येक उनके वर्ग के अनुसार, जो भी उनकी पोस्ट खाली है उनके अनुसार 10 गुना पास किए जाएंगे विद्यार्थी, यानी कि 10 गुना सीमा तक शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन
के लिए उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो ये बात मैंने पहले बता दी, 10 गुना को पास किया जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, जितनी भी पोस्टें हैं उनके 10 गुना मान लें आप। ठीक है, हालांकि जिनको छूट दे रखी है उन छूट के अनुसार वो छूट भी है। और अगर हम बात करें जो शारीरिक दक्षता है विद्यार्थी, उसमें क्या होगा, तो इसमें अगर उपनिरीक्षक जो कार्यकारी है विद्यार्थी पुरुष वाला, तो उसके लिए 16 मीटर दौड़ का ऑप्शन है, और एक 800 मीटर दौड़ का है, और एक लंबी कूद होगी 12 फीट, और ऊंची कूद है विद्यार्थियों 3 फीट 9 इंच। महिलाओं के लिए बात करें तो इसमें इनकी 800 मीटर दौड़ है, 4 मिनट में है। और बात करें लंबी कूद, तो लंबी कूद देखिए विद्यार्थी, जो पुरुष है ना, पुरुष में 800 मीटर नहीं है, मतलब ये तो ऊपर का बता रखा है, पुरुष के लिए तो 1600 मीटर है, और महिलाओं के लिए कितनी है, 800 मीटर है। पुरुष को कितने समय में दौड़ना है, 6 मिनट और 30 सेकंड में दौड़ना है। महिलाओं को 800 मीटर कितनी देर में दौड़ना है, 4 मिनट में दौड़ना है। लंबी कूद की बात करें पुरुषों के लिए तो 12 फीट है, महिलाओं के लिए कितनी, 9 फीट है। ऊंची कूद की बात करें तो पुरुषों के लिए 3 फुट और 9 इंच है, और महिलाओं के लिए बात करें तो 3 फीट है विद्यार्थी। अगर हम बात करें पीएमटी के लिए जो मानदंड है वो क्या होगा, अगर पुरुष की बात करें हम, अगर ओबीसी वाले की, तो 165 उसकी हाइट होनी चाहिए। महिला की बात करें तो 157 होनी चाहिए, और SC ST की बात करें तो 160 हाइट होनी चाहिए, और महिलाओं की 152 होनी चाहिए। और जो गढ़वालिया, गोरखा, मराठा, ये सब लोग हैं, इनके लिए 163 होनी चाहिए पुरुषों के लिए तो, और महिलाओं के लिए 155 होनी चाहिए विद्यार्थी। अगर हम बात करें चेस्ट की, तो ये चेस्ट विद्यार्थियों कभी भी ध्यान रखना, ये जो भर्ती वगैरह होती है, कई बार पुलिस अधिकारी भी तो गलती कर देते हैं, कई बार तो महिलाओं का चेस्ट नापने लग जाते हैं। महिलाओं का जो चेस्ट है वो नहीं नापा जाता, केवल पुरुषों का नापा जाता है। क्योंकि मैं भी कई जैसे मैंने भी कई पुलिस की भर्तियाँ दी है, पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, कई बार छोटी मोटी त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो गलती कर बैठता है। तो महिलाओं का कभी भी चेस्ट का नापन नहीं होता है। तो देखिए, अगर बात करें छाती कितनी होनी चाहिए, तो बिना फुलाए अगर आप बात करें ओबीसी वालों की तो 80 होनी चाहिए, और फुलाने के बाद में कितनी होनी चाहिए, 85 होनी चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों 5 आपका जो चेस्ट है उसको फुलाना चाहिए। एक तो होता है ऐसा सिंपल चेस्ट, क्यों नाप लेंगे वो, और एक होता है यूं फुला के इस प्रकार से, तो ठीक है, उसमें फुला के और बिना फुलाए इस प्रकार से चेस्ट भी होने चाहिए। अगर माना कि कोई शारीरिक दृष्टि से कमजोर है अभी विद्यार्थी, तो अभी आप रिटर्न की जब तैयारी कर रहे हैं तो उसी समय आप फिजिकल की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी चालू कर दो, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता विद्यार्थी इतना, थोड़ा थोड़ा कर लो, क्या दिक्कत है। जो कम से कम हाइट हाइट जिसकी नहीं है, चलो वो तो साइड में हो गया, उसको तो हम ले ही नहीं सकते। हाइट तो जो न्यूनतम दे रखी है वो हाइट होनी चाहिए, लेकिन जो चेस्ट वगैरह है, हेल्थ वगैरह है, वो तो हम बाद में भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं विद्यार्थियों। क्योंकि हेल्थ जैसे चेस्ट वगैरह है, माना कि किसी का ही नहीं 80, तो वो क्या करें, अभी बढ़ा लें, मेहनत करें, आराम से जिम में जाओ, बॉडी वॉडी बनाओ, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें ये जो गढ़वालिया वगैरह, इनके पुरुषों का कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, 85 बोलना चाहिए। इसके अलावा जो SC ST वाले हैं उनको 76.2 होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में कितना होना चाहिए, 81.2 होना चाहिए। ये देखिए विद्यार्थियों, नोट डाल के कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोल रखी है। 1600 या 800 मीटर स्पर्धा के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा। भाई आपको दौड़ का जो मौका है, जैसे पुरुष 1600 मीटर दौड़ रहे हैं, महिलाएं 800 मीटर दौड़ रही है, तो एक बार में फेल हो गया तो क्या दोबारा दौड़ाया जाएगा, नहीं, दोबारा नहीं दौड़ाया जाएगा, एक ही मौका दिया जाएगा। शेष स्पर्धाओं अर्थात लंबी कूद हो गया, ऊंची कूद हो गया, इनके लिए विद्यार्थी दो दो मौके दिए जाएंगे। मतलब आप एक बार में लंबी कूद में अगर फॉल्ट हो जाते हो विद्यार्थियों, तो ऐसी स्थिति में आप दोबारा भी कूद सकते हो, सेकंड प्रयास आप ले सकते हो, और ऊंची कूद में भी आप प्रयास ले सकते हो। क्योंकि कई बार छोटी मोटी, माना कि हम दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते हमारा पैर थोड़ा सा आगे चल गया, जो लाइन खींच रखी उसको क्रॉस कर गया, ऐसा छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है, तो इसके कारण वो आपको दोबारा मौका देंगे, सेकंड टाइम बार मौका मिलेगा आपको, इसका ध्यान रखना। इसलिए तो मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को पूरा अध्ययन करके आया हूँ विद्यार्थियों, एक एक पॉइंट को देख के आया हूँ, और अब आपके सामने इसको साझा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और ऑथेंटिक है, कोई मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ, जो भी बातें आपके सामने हैं, जो भी बोर्ड ने निकाला है नोटिफिकेशन। क्योंकि कल को अगर इस भर्ती में किस प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो उसको हम किस आधार पर चैलेंज करेंगे, हम यही तो लिखेंगे भाई आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन में आपने ये बात लिखी, उसके बाद में ही हमने इस भर्ती की तैयारी की है, इस भर्ती में हम सेलेक्टेड हुए हैं। तो सेलेक्ट होने के बाद विद्यार्थी जब आपको, मतलब कई बार जैसे कह दिया जाता है हम आपको नहीं लेंगे, किस कारण से नहीं लेंगे, ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है। मतलब उस समय केवल अटैक आने की संभावना के अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है, हालांकि विद्यार्थी को पैसेंस रखना चाहिए। जीवन में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार मौका मिले, बार बार मौका मिलेगा, इससे भी अच्छी पोस्ट के लिए मौका मिल सकता है। तो कभी भी हताश ना हो विद्यार्थियों, आप बार बार मेहनत करते रहे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे 1600 या 800 की तो एक बार ही मौका मिलेगा, लेकिन जैसे ऊंची कूद है, लंबी कूद है, इनके लिए दो दो मौका दिए जाएंगे।
जो भूतपूर्व सैनिक है उनको पीईटी से छूट दी जाएगी। हालांकि उन्हें पीएमटी तो लेना होगा विद्यार्थियों, यानी कि उनकी पीईटी नहीं होगी विद्यार्थियों, ये वगैरह जो दौड़ वगैरह है उनकी वो नहीं होगी। ये जो मेजरमेंट है सामान है ये तो होगा उनका। ठीक है। एक उम्मीदवार को पात्र होने के लिए उपरोक्त मानदंड के अनुसार सभी टेस्ट में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। अब देखो विद्यार्थियों क्या होता है, मैं हिंदी विषय मुख्य रूप से मेरा हिंदी विषय ही है, लेकिन इतना सेंटर लेवल की एक भर्ती जारी हुई है, उसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें देखो एक शब्दावली लिखी हुई है उपरोक्त। क्या लिखा हुआ है? अब उपरोक्त शब्द है ही नहीं विद्यार्थियों, शब्द होता है उपर्युक्त। क्या होता है? उपर्युक्त शब्द होता है। अब मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि एक सेंटर लेवल की भर्ती जारी हुई पूरे भारत के लिए और उस भर्ती की शब्दावलियों में मैं त्रुटि निकाल रहा हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं। लेकिन सामान्यतः जब विद्यार्थियों कोई हिंदी का जो मास्टर है वो अगर इन प्रकार की त्रुटियों को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। तो मैं भी आपको अवगत करा देता हूं, क्योंकि उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? उपर्युक्त शब्द होता है। क्या होता है? उपयुक्त शब्द होता है। तो इसमें गलती तो ये है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाती है ऐसी गलती, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी हो जाती है। क्योंकि हो सकता है जिसने ये मैटर टाइप किया होगा उसको खुद को ही नहीं आता होगा, तो ये सारा काम जो एलडीसी वगैरह है वो करते हैं, कई बार गड़बड़ हो जाती है, टेंशन। इसके अलावा जो पुरुष उम्मीदवार है जिनके लिए न्यूनतम ऊंचाई नहीं है उन्हें छाती के माप के लिए नहीं माना जाएगा, उन्हें अयोग्य माना जाएगा। मतलब अगर आपकी हाइट कम है तो हाइट कम है, उसके बाद में जैसे जैसे सामान्यतः क्या होता है, जब भी कोई फिजिकल वगैरह होता है किसी भर्ती का, तो उसमें पहले हाइट वगैरह का मापन होता है, हाइट वगैरह के बाद में क्या होता है उसके चेस्ट वगैरह ही नापे जाते हैं। ठीक है। अब आपकी हाइट ही कम है तो आप आगे जहाँ पे चेस्ट मापे जा रहे हैं वहाँ पे कैसे भेजा जाएगा? वहाँ पे आपको वहाँ नहीं भेजा जाएगा, ये बात लिखी हुई है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? 1600 मीटर या 800 मीटर की अर्हता, अर्हता का मतलब होता है योग्यता, प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को ऊंचाई और छाती के संबंध में पात्रता के लिए मापा जाएगा। छाती का माप केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए लिया जाएगा। यदि किसी पुरुष उम्मीदवार की अविस्तारित छाती माप पात्रता सीमा से कम है तो उसे विस्तारित माप नहीं लिया जाएगा और उसे अयोग्य माना जाएगा। मतलब जैसे माना कि आपका चेस्ट नापा गया, अब जो न्यूनतम माना कि 80 है, सामान्य बात कर रहे हैं हम, कितनी है? 80 सेंटीमीटर तो आपका होना ही चाहिए। अब 80 सेंटीमीटर भी अगर आपका चेस्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको वो नहीं बोलेंगे कि इसको फुला। अब जब आपका मतलब नॉर्मल ही नहीं है तो फुलाने के बाद में क्या आएगा? तो नॉर्मल वाला भी होना चाहिए और फुलाने के बाद में भी होना चाहिए, तभी इसमें स्पष्ट कर रखा है इन्होंने। क्योंकि बाद में कई मामले न्यायालय में जाते हैं विद्यार्थियों, इस वजह से दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, उम्मीदवार जिनके पास न्यूनतम हाइट या चेस्ट अविस्तारित या विस्तारित नहीं है उन्हें पीएमटी में असफल माना जाएगा। यानी कि जो उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई उसमें क्या समझा जाएगा? उसे असफल। पीईटी या पीएमटी उत्तीर्ण करना कोई अंक नहीं दिया जाना है विद्यार्थी, इसमें किसी प्रकार का कोई अंक नहीं मिलेगा आपको, केवल इनको सबको क्वालिफाई करना होता है। ये नहीं है कि भाई किसी को ज़्यादा दे दे किसी को कम दे दे, वो नहीं होगा। इसके अलावा जो पीएमटी है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है, उससे संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण सेल की स्थापना भी की जाएगी। अगर आप फिजिकल से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत है, किसी प्रकार कोई करप्शन वगैरह होता है, तो उसके लिए एक अलग से सेल सर्जित की जाएगी, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। उम्मीदवार को परीक्षा की तारीख के 3 दिनों के भीतर जो पीसीएससी को अभ्यावेदन करना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में पीटी, पीएमटी और दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी विद्यार्थियों। अब जो दस्तावेज सत्यापन है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये तो आप पढ़ लेना विद्यार्थियों, मैं आपको भेज दूंगा इसकी पीडीएफ। ठीक है। फिर बात करें ये जो चिकित्सा परीक्षा है इसमें क्या क्या होगा, इसका सामान्यतः मैं बता देता हूँ। दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम प्रमाण में रखे गए उम्मीदवारों को रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। मतलब आपकी जो टेस्ट होगा, चिकित्सा परीक्षा होगी, वो कहाँ पर होगा विद्यार्थियों? रेलवे का जो हॉस्पिटल होता है उसी में होगा ध्यान। इसके अलावा बात करें, उन्हें भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली में निर्धारित चिकित्सा श्रेणी B1 में अर्हता प्राप्त करनी होगी। चश्मा पहनने वाले और फ्लैट पैर, घुटने खटखटाने और बेंगापन, आंखें, रंग, अंधापन और अन्य शारीरिक दुर्बलताएं नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। मेडिकल परीक्षा के लिए भेजने से रोजगार की गारंटी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मीदवार को चयन सूची में शामिल कर लिया गया हो। जैसे माना कि आपका रिटर्न एग्जाम हुआ, सीबीटी बेस्ट हुआ, वो तो उसके बाद में फिजिकल भी आपने क्लियर कर लिया, आपको अगर मेडिकल के लिए बुलाया तो आप अपने आप को ये ना समझे कम सिलेक्ट हो गए। फाइनली फाइनल सिलेक्ट तो जब हो गए विद्यार्थी जब इसमें मेडिकल में आप फिट माने जाओगे, तब यही बात बोलना चाह रहा है। अगर बात करें इसकी ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण से रिलेटेड चयनित उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन के द्वारा तय किए गए जो आरपीएफ
या आरपीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र है या किसी अन्य संस्थान में किसी एक में कठोर प्रारंभिक परीक्षण करना होगा विद्यार्थियों, और प्रशिक्षण के अंत में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना और बल में नियुक्ति के लिए आवश्यक है। मतलब क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग या तो जो आरपीएफ वगैरह के जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग करवा दी जाएगी, नहीं तो जो अन्य ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि हम आरपीएफ में भर्ती हुए हैं तो आरपीएफ का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसी में हमारी भर्ती ली जाए। उसके बाद में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में एक एग्जाम होगा, वो एग्जाम भी आपको फाइट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आवेदन कैसे करें, तो ये आवेदन तो आपने कर चुके होंगे, ये तो विद्यार्थियों डेट भी निकल चुकी है, इसके बारे में चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वैसे आवेदन किया है उसकी कॉपी आपके पास रखना। इन सभी बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। और अब आता है विद्यार्थियों अगली जो भर्ती है कांस्टेबल वाली। तो एसआई और कांस्टेबल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है सारी बातें लगभग सेम है, कुछ छोटी मोटी जो बातें हैं उनको मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो भर्ती है वो ये लेवल 3 की कांस्टेबल वाली की बात कर रहा हूँ, एसआई वाली पे हमने कंप्लीट चर्चा कर ली है। और इसका जो प्रारंभिक वेतन है वो 21,700 रुपये है। और इसमें जो कुल भर्तियां निकाली गई है वो कितनी निकाली गई है, 4,208 भर्तियां हैं विद्यार्थी, ठीक है। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा कर ली, बाकी जो भी पॉइंट आए हैं इसमें वो सेम आए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके फिजिकल की, बात करेंगे इसका जो फिजिकल है वो क्या होगा। तो इसमें देखिए कांस्टेबल कार्यकारी जो पुरुष है उसको 5 मिनट और 45 सेकंड में 1600 मीटर क्लियर करनी है, और महिलाओं को 3 मिनट और 40 सेकंड में 800 मीटर क्लियर करनी है। और लंबी कूद की बात करें पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए लंबी कूद कितनी विद्यार्थियों, 14 फीट है। और ऊंची कूद कितनी, 4 फीट, महिलाओं के लिए 9 फीट है। और ऊंची कूद कितनी महिलाओं के लिए 3 फीट है। बाकी अगर हम इनकी बात करें हाइट की तो 165 इसके लिए क्यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, और महिलाओं के लिए 157 है। इसके अलावा अगर बात करें एससी एसटी के लिए 160 152 है, के लिए 163 और 155 है। और अगर चेस्ट की बात करें तो वही सेम है, जो उसका एसआई का आपको चेस्ट वगैरह जो बताया वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है ना। बाकी तो सब लगभग सेम है। और थोड़ा सा मैं एग्जाम वगैरह का वो बता देता हूँ, एग्जाम का आ जाए तो चेतावनी वगैरह दे रखी है, ठीक है विद्यार्थियों। तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, लेवल केवल चेंज रहेगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों मैंने ये जानकारी आपको दी, ये समझ में आ गई होगी। और अगर जिन जिन विद्यार्थियों को पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से ले लेना, और फिर भी नहीं ले पाते हो तो हमारे जो मोबाइल नंबर है विद्यार्थियों व्हाट्सएप वाले, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 9024409077। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर ये लिखकर भेज दें कि सर हमें पीडीएफ भेज दो, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना विद्यार्थियों, इसी नोटिफिकेशन की। थैंक यू मित्रों, आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही में मैं एक बार और पुनः कहना चाहूँगा आपसे, वेदांत क्लासेज के साथ अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए विद्यार्थियों। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, कल से हम इसका बैच चालू कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का वेलकम।